नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल KNC कुसुमनेट क्लासेस में। तो सबसे पहले यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन का बटन क्लिक कर लीजिए ताकि अगली बार कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपकी तैयारी और बेहतरीन तरीके से संभव हो सके। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में। तो यदि आप हमारे साथ लगातार बने हुए होंगे तो आपको पता होगा कि हम लोगों ने टीचिंग एप्टीट्यूड पे पहले 8 से लगभग 8 या 9 लेक्चर में उस पर बात किया है, जो कि बहुत विस्तार से हमने एक एक टॉपिक पर बात किया था। आज हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के ही एक नए हिस्से पर, एक नए क्षेत्र पे, एक नए टॉपिक पे, एक नए सब्जेक्ट पे हम लोग बात करेंगे। तो आज हम लोग किस पे चर्चा करने वाले हैं, सबसे पहले आप उसको देख लीजिए। तो उसको देखने से पहले एक बार हम लोग सिलेबस को रिमाइंड कर लेते हैं। तो आप सिलेबस निकालें टीचिंग एप्टीट्यूड का और आप देखोगे कि उसमें 5 से लगभग 7 यूनिट में है ना। टीचिंग एप्टीट्यूड में टोटल 7 यूनिट इन्होंने दिया है। उसमें पहले में था टीचिंग में कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, लेवल्स ऑफ टीचिंग, जिसमें मेमोरी लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, रिफ्लेक्टिव लेवल है। तो इन तीनों लेवल के बारे में हमने बहुत विस्तार से एक एक लेक्चर में कवर किया था। उसके बाद है लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जो अधिगम करता होता है, जो सीखने वाला व्यक्ति होता है, जो छात्र होता है, उसके क्या क्या विशेषताएं हैं, उसके क्या क्या लक्षण हैं, उसके क्या क्या सिग्निफिकेंस हैं। इन तमाम सारी चीज़ों के बारे में यूनिट 2 में पढ़ना है, जिस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। और तीसरा यूनिट है फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर सेंटर्ड अप्रोच, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, सपोर्ट मटेरियल्स, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ एंड लर्निंग इन्वायरमेंट एंड इंस्टीट्यूशन। तो इसके बारे में हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन इसमें 2 टॉपिक को हमने कवर किया था। टीचर सेंटर्ड अप्रोच क्या होता है और लर्नर सेंटर्ड अप्रोच क्या होता है, इन दोनों के बारे में बहुत विस्तार से आपको मैंने बताया था। आगे आते हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग, टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड मेथड्स। इस पे तो हमने चर्चा किया ही है। ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन, यानी कि ऑफलाइन जो पढ़ाई होता है और ऑनलाइन जो पढ़ाई होता है उसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं और क्या क्या उनकी अपनी विशेषताएं हैं, उसके बारे में हमने चर्चा नहीं किया था, लेकिन करेंगे आज नहीं। जिसमें हमको स्वयं और स्वयं प्रभा और मुख, जो कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जिसका फॉर्म होता है, जो कि फुल फॉर्म होता है, उससे कई बार सवाल पूछा गया है यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में। आप जब प्रीवियस ईयर निकालोगे तो इतना इजी सवाल पूछा जाता है। अक्सर आप देखोगे कि 5-10 सवाल ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं, जिसको आप सबसे ज़्यादा गलत करके आते हैं। जो सबसे ज़्यादा ईजी होता है उसको सबसे ज़्यादा हम लोग गलत भी करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस होकर। इसीलिए ध्यान रखिएगा इन सारी बातों का। और उसके बाद अगले यूनिट पे चलेंगे। तो अगला यूनिट है हमारा टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, जिसमें ट्रेडिशनल अप्रोचेज, टीचिंग के लिए जो ट्रेडिशनल सपोर्ट मटेरियल्स हैं जो बहुत पहले से चलता आ रहा है उसको बात करेंगे। और फिर मॉडर्न, ठीक है, मॉडर्न सपोर्ट सिस्टम, टीचिंग को बढ़ाने के लिए या किसी को पढ़ाने के लिए, किसी को शिक्षित करने के लिए जो मॉडर्न अप्रोचेज, जो मॉडर्न टेक्निक्स आए, जो मॉडर्न सपोर्ट मटेरियल्स चल करके आए हैं, उसके बारे में चर्चा होगी। और फिर आईसीटी आधारित, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के आधार पे, जैसे आज हम लोग यूट्यूब के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो यूट्यूब क्या है, आईसीटी का एक हिस्सा है और यह भी एक टीचिंग सपोर्ट मटेरियल के तौर पे काम कर रहा है। उसके बाद देखिए इवैल्यूएशन सिस्टम है, जिसमें एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इन हायर एजुकेशन एंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग एंड इनोवेशंस इन इवैल्यूएशन सिस्टम, इसके बारे में भी चर्चा होगी। लेकिन आज जो हमारी चर्चा होगी वह मुख्य तौर पे लर्नर पे होगी, लर्निंग पे होगी, अधिगम पे होगी, अधिगमकर्ता पे होगी। और अधिगमकर्ता के बीच में आपस में किस तरीके के डिफरेंसेस है, कितने प्रकार के अधिगमकर्ता होते हैं और अधिगम क्या होता है, अधिगमकर्ता के क्या क्या लक्षण हैं। यदि कोई युवा अधिगम करता है या फिर आप मान लो वयस्क अधिगम करता है, जो यंग लर्नर हैं, जो एडल्ट लर्नर हैं, उन दोनों के बीच में क्या अंतर होते हैं, उन दोनों की अपनी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या गुण हैं, क्या अवगुण हैं, किस आधार पे उन लोगों के बीच में, उन दोनों लर्नर्स के बीच में डिफरेंसेस हैं, उसके बारे में विस्तार से चर्चा होगी। तो चलिए फिर चर्चा की शुरुआत की जाए। ज़्यादा बात नहीं करेंगे सिलेबस पे, क्योंकि सिलेबस आपके पास होगा ही, तो आप एक बार देख लीजिएगा। और आइए फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। और जो छात्र इतिहास के हैं
और वह पेपर 1 की तैयारी भी हमारे साथ जुड़कर कर रहे हैं, उनसे निवेदन है कि आप यूनिट 10 का जो हिस्सा है, जो कि इतिहास लेखन का हिस्सा है, उस पर हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें लगभग 4-5 इतिहास लेखन हिस्ट्री राइटिंग के ट्रेंड के बारे में बात किया है। तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। बहुत लोगों का अच्छा रिस्पॉन्ड आया था और बहुत ही बेहतरीन होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि इतिहास लेखन बहुत ही टफ हिस्सा है हमारे सिलेबस का। तो आप एक बार वीडियो को ज़रूर देखें और देखिएगा तो आप अपना वैल्यूएबल सजेशन ज़रूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप मुझे मेल करके आप सजेशन दे सकते हैं। तो चलिए फिर आज के चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चलिए लिख लीजिए न्यू लर्नर, और मेरे ख्याल से एक सेकेंड, चलिए फिर आज शुरू करते हैं। बहुत ठंड है यहाँ। न्यू लर्नर आप लिख लीजिए। या फिर आप लर्निंग प्रोसेस ही लिख लीजिए। पहले हम लोग लर्निंग पे बात कर लेते हैं थोड़ा, फिर न्यू लर्नर पे बात करेंगे लर्निंग क्या होता है। ठीक है, तो देखिए साथियों, टीचिंग एप्टीट्यूड हम लोग पढ़ रहे हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में 2 महत्वपूर्ण चीज़ है। पहला क्या है? पहला है टीचिंग और दूसरा है लर्निंग। क्योंकि जब टीचिंग होगा तो वहाँ पे लर्निंग भी होगा, जब टीचर होंगे तो लर्नर भी होंगे, लर्नर नहीं होंगे तो टीचर की क्या आवश्यकता है, ये टीचर होंगे तो लर्नर की ज़रूर आवश्यकता है। यदि अब आप पढ़ाएंगे किसको, कोई पढ़ने वाला होगा, कोई सीखने वाला होगा, तभी तो आप उसे पढ़ाएंगे। तो आप इस बात को समझ रहे हैं, एक दूसरे के साथ हमेशा चलते हैं, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। यदि कहीं पे टीचिंग हो रहा है तो वहाँ पे लर्निंग एग्जिस्ट करेगा, और लर्निंग हो रहा है कि आगे चल करके टीचिंग भी होगा। जैसे इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं काउजेशन थ्योरी होता है, एक कार्य कारण सिद्धांत। ठीक है, तो जब कोई बिना किसी कारण का कोई कार्य नहीं हो सकता है, उसी तरीके से टीचिंग के लिए लर्निंग का होना ज़रूरी है। यानी जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप किसी को पढ़ा नहीं सकते हैं। यानी कि एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए एक अच्छा विद्यार्थी बनना ज़रूरी है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक अच्छा विद्यार्थी हर एक अच्छा शिक्षक हो, लेकिन यह ज़रूरी है कि हर एक अच्छा शिक्षक अपने समय में एक अच्छा विद्यार्थी रहा होगा। क्योंकि जब तक आपके पास इनपुट नहीं होगा फिर आउटपुट कैसे होगा। यानी आप जब खुद सीखे नहीं रहेंगे, खुद कन्विंस नहीं रहेंगे, तब आप दूसरों को कुछ भी नहीं सिखा सकते हैं। दूसरों को कन्विंस कैसे करेंगे? तो इस बात को मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। और लर्निंग के बारे में कुछ पॉइंट लिख लीजिए कि लर्निंग होता क्या है दरअसल। हालांकि इसमें मामला समझने का ही है सिर्फ, लेकिन आप यदि नोट्स बनाना चाहते हो, हर किसी का सपना होता है कि नोट्स बनाएं और उसको सजाएं। आप सजाइए, कोई बात नहीं। मैं बार बार बोलता हूं आप सभी को कि आप समझ करके पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि नोट्स तो आपका कॉपी में ही रह जाएगा, अलमीरा में ही रखा रह जाएगा, आपका दिमाग ही एग्जामिनेशन हॉल में जाने वाला है। तो इस बात की कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा समझ कर पढ़ें, लिखें भी, क्योंकि लिखना एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यदि आप लिख करके पढ़ाई करते हैं तो अब आपको आने वाला समय में एक लंबे समय तक वो चीज़ याद रहेगी। इसलिए लिख करके पढ़िएगा, मेमोरी के लिए, मेमोरी का विकास के लिए, याद रखने के लिए किसी चीज़ को। चलिए, आप केवीएस मदान की किताब को मेरे साथ फॉलो करते चलेंगे। केवीएस मदान की किताब से ही, और अरिहंत की किताब हो, ट्रूमैन की किताब हो, दृष्टि की किताब हो, इन तमाम की सारे किताबों से मटेरियल कलेक्ट करके मैं कोशिश करता हूं आपको देने का। तो आइए सबसे पहले पॉइंट पे बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि अधिगम का जो मुख्य उद्देश्य है छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है। यह व्यवहार के हर पक्ष को प्रभावित करता है। ठीक, अधिगम का अर्थ इन्होंने बताया ज्ञान प्राप्त करना, स्मरण करना, अनुभव को संगठित एवं परिष्कृत करना। ठीक, यदि मान लीजिए कि अधिगम का आपसे अर्थ पूछा जाए तो हम लोग क्यों पढ़ते हैं, आखिर पढ़ने के पीछे हमारा क्या उद्देश्य है ना, उसी को हम लोग अधिगम बोलेंगे। तो सबसे पहला उद्देश्य होता है हम लोगों का कि ज्ञान प्राप्त करें। ठीक है, ज्ञान प्राप्त करेंगे आगे चल करके कि भविष्य सुनिश्चित कर सके हम लोग। क्योंकि ज्ञान प्राप्त करेंगे तो उसका यूटिलाइज करेंगे हम लोग, भविष्य सुनिश्चित कर सकें।
देश के विकास में हम लोग योगदान दे सकें, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकें। ठीक, अब देखिए ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है, यहीं पर याद करना भी आ जाता है, इसको लोग स्मरण करना करते हैं, बोलते हैं, है ना। ठीक है, तो अधिगम का कई सारे अर्थ है। पहला अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना, दूसरा अर्थ है किसी चीज को याद करना, तीसरा अर्थ है कि आने वाला समय में आप अपना भविष्य सुनिश्चित करेंगे। यदि आपके पास नॉलेज है तभी तो आप किसी एग्जाम को क्रैक कर पाओगे, इसलिए आगे भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए भी हम लोग अधिगम का सहारा लेते हैं। ठीक है, और हम सभी क्या हैं, अभी मैं एक टीचर के तौर पे पढ़ा रहा हूं और आप सभी लर्नर हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो टीचर लर्नर, टीचिंग मैं कर रहा हूं, आप लर्निंग कर रहे हैं। लर्निंग को हिंदी में अधिगम बोलते हैं, है ना। हिंदी से आप घबराइएगा नहीं, इसको आप याद रखिएगा, अधिगम और शिक्षण। ठीक है, तो अधिगम का अर्थ यदि आपसे पूछा जाए तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि अधिगम का अर्थ आखिर क्या होता है। और यदि बात करें उसकी, तो अधिगम की विशेषताएं की बात करें, यानी कि उसके जो सिग्निफिकेंस है या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए, तो उसमें कौन कौन से पॉइंट आ सकते हैं उसको भी आप लिखने की कोशिश करें। ठीक है, अब आता है कि यह बताओ कि अधिगम का उद्देश्य क्या है। ठीक है, चलो यहाँ तक तो ठीक है, अधिगम का अर्थ क्या था। अधिगम का उद्देश्य क्या होता है, आप किसी को पढ़ा रहे हो तो वह तो शिक्षण का उद्देश्य हुआ। अधिगम का उद्देश्य तो यह होता है कि छात्र जिस किसी भी स्थिति में पहले से रह रहा है, ठीक, जिसको कोई अनसिविलाइज्ड भी कहता है, कोई अनपढ़ कहता है, तो जो छात्र का जो जैसा भी व्यवहार पहले रहा हो, उसके व्यवहार में एक निश्चित परिवर्तन करना। आप समझ रहे हो, फिर से समझो, उसका इंटेलेक्ट डेवलपमेंट, उसका इंटेलेक्चुअल लेवल कहाँ तक था उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब लर्निंग करेंगे तो लर्निंग का उद्देश्य यही होगा कि जितना तेज था उससे ज़्यादा तेज और हो जाए, जितना अच्छा से पहले बिहेव करता था उससे ज़्यादा अच्छा से बिहेव करना शुरू करे। यानी छात्रों के व्यवहार में, छात्रों के इंटेलेक्ट में एक निश्चित परिवर्तन, एक वांछित परिवर्तन लर्निंग का मुख्य उद्देश्य के तौर पे कहा जा सकता है, उसको काउंट किया जा सकता है। लिख लिए, इस पॉइंट को लिखिएगा। ठीक है, आगे लिखिए। कहता है कि अधिगम अर्थपूर्ण एवं लक्ष्य निर्देशित होता है। ठीक, अधिगम अर्थपूर्ण एवं लक्ष्य निर्देशित। अब देखो दो शब्द है, शब्द को आप यदि समझोगे तो अपने आप कोई भी चीज याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अर्थपूर्ण होता है और लक्ष्य निर्देशित। इतना इजी है कि आप एक बार पढ़ोगे तो आप किसी को पढ़ा सकते हो। मैं बार बार बोलता हूं आप सभी को कि आप ऐसे पढ़ाई कीजिए कि आप आने वाला समय में या फिर इस क्लास खत्म होने के बाद आप किसी को यह दावा कर सकें कि चलो तुम मुझसे पूछो, मैं यह तुमको पढ़ा सकता हूं या पढ़ा सकती हूं। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए पढ़ने के बाद। ठीक है, चलो अब बता रहा है कि अधिगम जो होता है ना वह अर्थपूर्ण होता है और साथ ही साथ लक्ष्य निर्देशित होता है। अंग्रेजी में बोलेंगे तो ये मतलब मोटिव डायरेक्टेड, गोल डायरेक्टेड। ठीक है, अब देखिए अर्थपूर्ण दो शब्दों से बना है। अर्थ का क्या मतलब, मीनिंग, और पूर्ण का क्या मतलब है, अंग्रेजी में बोले तो कंप्लीट। कभी कभी देखिए कोई चीज़ समझ में नहीं आता है ना तो आप उसको अंग्रेजी में लिख लीजिए। ठीक, अंग्रेजी में आप देखोगे ना तो उसका एक मीनिंग निकल जाता है। अब देखिए अर्थपूर्ण का क्या मतलब है, कंप्लीट मीनिंग। ठीक, यानी कि अधिगम के पास अपना एक कंप्लीट मीनिंग होता है, एक पूर्ण अर्थ होता है, निरर्थक नहीं होता है, बिना अर्थ का नहीं होता है। हालांकि निरर्थक का भी अपना अर्थ होता है, एक फिलॉसफी की बात है, इस पे हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अधिगम अर्थपूर्ण होता है, यानी कि अधिगम का अपना एक मीनिंग होता है, वह बिना अर्थ का नहीं हो सकता है। दूसरी बात यह करा लक्ष्य निर्देशित होता है। लक्ष्य निर्देशित का क्या मतलब होता है, लक्ष्य की ओर पहुंचने में या लक्ष्य की ओर निर्देश करना। ठीक है, यानी लक्ष्य तक पहुंचने में जो हमें निर्देश देता है, जो हमें मदद करता है, जो हमें डायरेक्ट करता है, जो हमें गाइड करता है, जो हमें मोटिवेट करता है, जो हमें एक्सेलरेट करता है, वह सभी का सभी लर्निंग है। यानी कि लर्निंग के बारे में विशेषता की बात की जाए तो एक विशेषता यह भी होगा कि वह अर्थपूर्ण एवं लक्ष्य निर्देशित होता है। यहां तक स्पष्ट है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पे। कहता है अधिगम वातावरण जनित होता है।
देखो इतना इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आप एक बार समझ लोगे तो सच बोल रहा हूँ यार, एक भी चीज़ आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब मैं भी पढ़ रहा था तो मैं भी इसको बहुत रटा करता था, पर मैं उस समय सोचा कि जब मैं पढ़ाऊँगा तो जो विद्यार्थी होंगे, जो छात्र होंगे, मेरे साथी दोस्त, उन लोगों को रटना ना पड़े इस चीज़ को, है ना, समझ करके एक बार पढ़ लें तो हमेशा के लिए दिमाग में कैद हो जाएगा। करा कि अधिगम वातावरण जनित होता है, ठीक। अब वातावरण जनित का क्या मतलब होता है? जनित शब्द जो है ना साथियों, इसको हिंदी में बोलते हैं उत्पन्न होता है। देखो आप हिंदी, मैं बार बार बोलता हूँ, शब्द को समझ जाओगे ना तो मीनिंग अपने आप निकल जाएगा। वातावरण से उत्पन्न होता है, यदि एक लाइन में बोला जाए तो। अब देखिए, हम लोग बोलते हैं ना कि घर में पढ़ाई का माहौल नहीं है, या घर में पढ़ाई नहीं हो पाता है, अक्सर हम लोग यह बात को बोलते हैं। या फिर हम लोग बोलते हैं कि यार शहर बदल लो, यहाँ पर पढ़ाई लिखाई का माहौल नहीं है, दिल्ली चले जाओगे, मुखर्जी नगर चले जाओगे तो आईएएस बन जाओगे, वहाँ चले जाओगे इलाहाबाद तो फिर वहाँ से पीसीएस कर सकते हो, एक इन्वायरमेंट के लिए। तो हमारा कहने का अर्थ यह होता है कि जो लर्निंग है, जो अधिगम है, जो सीखने की प्रक्रिया जो है, वह कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट से क्रिएट होता है। आप समझ रहे हो? आप आज तक इस बात को बोलते थे, लेकिन आज आपको समझ में आया कि टीचिंग एप्टीट्यूड का ही आप बात कर रहे थे उतने दिनों से। तो टीचिंग एप्टीट्यूड से आप अनभिज्ञ नहीं थे, आप बहुत पहले से टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर इस पॉइंट का अर्थ है कि जो लर्निंग है वह इन्वायरमेंट से क्रिएट होता है, और यह बात भी सही है, इन्वायरमेंट से ही क्रिएट होता है। अन्यथा बच्चों को घर में ही पढ़ाया जाता, स्कूल क्यों भेजा जाता है? ताकि स्कूल में एक इन्वायरमेंट होता है पढ़ाई लिखाई का। घर में इन्वायरमेंट नहीं होता, बगल में टीवी चल रहा है, उधर मम्मी चिल्ला के बोल रहे, उधर पिताजी चिल्ला कर बोल रहे हैं, उधर दूध वाला आ गया है। तो ये इन्वायरमेंट नहीं होता है पढ़ाई लिखाई का। आप समझ पा रहे हो? चलो मेरे ख्याल से समझ पा रहे होंगे आप। आगे बात करते हैं छठे नंबर पे। अगला पॉइंट जो है, कहता है अधिगम का अर्थ यह भी माना जा सकता है कि समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया का विकास करना। ये कितना इजी पॉइंट है। अब बताओ, आप पढ़ इसलिए रहे हो ना ताकि कोई भी किसी भी तरीके की घर में आपकी समस्या है, या आपको किसी तरीके का समस्या है, तो उसका समाधान करते हैं आप। सिंपल सी बात, इस पॉइंट में समझने की क्या ज़रूरत है। आखिर लर्निंग क्या है? लर्निंग एक सॉल्यूशन है, और मेरे शब्दों में यदि बोले तो लर्निंग आपके हर एक समस्याओं का एक समाधान है। क्योंकि आप पढ़ाई करते हो तो लगभग हर एक चीज़ को आप फुलफिल कर सकते हैं। यदि आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो आगे चलकर अच्छे टीचर भी बन सकते हैं, अच्छे पैसे कमा सकते हैं, तो अच्छा लाइफ जी सकते हैं। लगभग यानी जीवन के लगभग सारी चीज़ों की पूर्ति की जा सकती है लर्निंग के माध्यम से। समझ में आ रही बात? चलो आगे बात करते हैं तीसरे 7वें नंबर पे। चूंकि आगे भी पहले भी पॉइंट में हमने बातें की है। कहता है अधिगम एक क्रियाशील तथा सृजनात्मक पद्धति है, यह जीवन पर्यंत चलती है, लाइफ लॉन्ग। शब्द पे ध्यान दो, लाइफ लॉन्ग। यह एक क्रिएटिव वे है ना। चलो कैसे? जैसे मान लो कि आप पढ़ने के लिए, आप स्कूल जा रहे थे, आप कॉलेज जा रहे हैं, घर से बाहर निकले, ठीक है। तब आप जब रास्ते में निकलते हैं तो कोई रिक्शा वाला किसी को गाली दे रहा था, सब्जी वाला किसी को गाली दे रहा था, तो आप पहले गाली नहीं जानते थे, लेकिन जब बाहर निकले तो आपने गाली को सुना। और सीखने की एक प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होता है सुनना, जिस एक्टिव लिसनिंग, आगे बात करेंगे उस पर हम लोग। तो यदि आप किसी चीज़ को सुनते हैं तब आप उसको सीखते भी हैं, ठीक। तो यह जो कह रहा है कि यह जो प्रक्रिया है वह जीवन पर्यंत चलती है, यानी आप बुढ़ा भी हो जाएंगे तो घर से बाहर निकलेंगे, या फिर आपके घर में टीवी चल रहा है तो आप टीवी से जो चीज़ें सुन रहे हैं वही चीज़ें आप सीख रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं? तो जो सीखने की प्रक्रिया है, जैसे हम लोग बोलते हैं अक्सर, बड़े बुजुर्ग हमारे घर में बोला करते हैं कि आदमी जीवन भर सीखते रहता है ना। हम लोग जीवन भर एक लर्नर के तौर पे होते हैं। मैं भी एक लर्नर के तौर पे हूँ, आप भी एक लर्नर के तौर पे हैं। आप भी आज सीखते हैं, आप कल भी सीखेंगे, आप पिताजी बन जाएंगे तब भी सीखेंगे, आप माताजी बन जाएंगे तब भी सीखेंगे। यानी कि जो सीखने की प्रक्रिया है वह कहीं ना कहीं लाइफ लॉन्ग चलती है। जब तक आप मरेंगे नहीं तब तक आप नए चीज़ों को सीखते रहेंगे। क्लियर है? दूसरी बात, लर्निंग जो है एक क्रिएटिव वे है, ठीक है। लर्निंग जो सीखने का अलग अलग प्रक्रिया होता है, लेकिन जो स्मार्ट लर्नर होता है वह क्रिएटिव वे में चीज़ों को सीखता है,
ठीक है। तो क्रिएटिविटी जो है लर्निंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक, चलो आगे बात करते हैं। अधिगम की इच्छा व्यक्तिगत एवं सामाजिक आवश्यकताओं से जागृत होती है। ठीक, एक तो होता है कि चलो आप पढ़ रहे हो कि व्यक्तिगत समस्याओं की पूर्ति करोगे, दूसरा कर रहे हो सामाजिक समस्याओं की पूर्ति करोगे। ठीक, अब आप जिस समाज से चल करके आ रहे हो उस समाज में बहुत समस्याएं हैं, तो आप चाहते हैं कि आप इतना पढ़ें कि आगे चल करके उस समाज की समस्या का समाधान कर सकें। दूसरी बात, आप अपने परिवार के बारे में भी सोचते हैं, तो परिवार भी समाज का ही हिस्सा है। आप अपने बारे में भी सोचते हैं कि हम और ज़्यादा तेज हो सके, नेट जेआरएफ करें, यूपीएससी करें, बीपीएससी करें, आईएएस बन सके, प्रोफेसर बन सके। यह भी क्या है, यह व्यक्तिगत विकास के लिए है ना। यानी कि आप व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी लर्निंग करते हैं, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी लर्निंग करते हैं, देश के संसाधन में अपना योगदान देने के लिए भी आप लर्निंग करते हैं। तो यह तमाम तरह के प्रक्रियाएं हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं कि आप पढ़ो। समझ पा रहे हैं? ठीक है, समझ पा रहे होंगे। चलिए, तो व्यक्तिगत एवं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमारे अंदर एक मोटिवेशन क्रिएट होता है कि हम लोग पढ़ सकें। आगे बात करते हैं। अधिगम सार्वभौमिक होता है। सार्वभौमिक का क्या मतलब होता है? सार्वभौमिक जो शब्द है अंग्रेजी में उसको यूनिवर्सल बोलते हैं। यूनिवर्सल का मतलब होता है कि जो चीज सभी जगह पे पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान है, पूरे ब्रह्मांड में वो प्रेजेंट है, उसका जो प्रेजेंस है, उसका जो उपस्थिति है वो पूरे यूनिवर्स में है, वो पूरे अर्थ पे है, वो हर एक प्लैनेट पे है। यानी कि लर्निंग जो है वह कहीं पर भी चले जाए, आप अमेरिका में जाए, लंदन में जाए, फ्रांस में जाए, ब्रिटेन में जाए, कहीं पर भी जाएंगे तो लर्निंग यूनिवर्सल होता है, आप वहां पर भी सीख रहे होंगे, क्योंकि लर्निंग लाइफ लॉन्ग प्रक्रिया है। तो आप लंदन में भी रहेंगे तो वहां पर लाइफ जिएंगे, तो वहां पर भी नए चीजों को आप सीखते रहेंगे। मेरे ख्याल से यह पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं। लास्ट जो बात है, करा कि अधिगम प्रक्रिया में अनेक मानसिक क्रियाएं समावेशित होती हैं, जैसे निर्देशन, व्याख्या, चयन, अंतर्दृष्टि, सृजन, आलोचना। ये तमाम तरह की जो चीजें हैं वह लर्निंग में आपके अंदर क्रिएट किया जाता है। जैसे आप जब पढ़ाई करते हो तो आपके अंदर डेवलपमेंट होता है, आप आगे चल करके एक अच्छा टीचर बनेंगे, तो एक अच्छा टीचर बनेंगे तो अच्छे तरीके से लोगों को गाइड कर सकेंगे, उनको निर्देश दे सकेंगे, उनकी मदद कर सकेंगे। एक अच्छा सोशल सर्वर बन सकते हैं आप, सोशल वर्कर बन सकते हैं, सर्वर नहीं, सामाजिक सेवा कर सकते हैं आप, समाज की सेवा करेंगे, वहाँ पे लोगों को पढ़ा सकते हैं, एक अच्छे एजुकेटर बन सकते हैं आप। किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने की, एक्सप्लोर करने की क्षमता का डेवलपमेंट होता है आपके अंदर, आपके अंदर लेक्चर देने का डेवलपमेंट होता है। तो लर्निंग एक ही प्रक्रिया है लेकिन कई सारे हिस्सों को आपके अंदर जन्म देती है, क्रिएट करती है, हर एक आयाम में आपका डेवलपमेंट करवाती है लर्निंग। इसीलिए इन्होंने बताया है कि व्याख्या करने में, निर्देशन करने में, अपने अंदर की भाव को समझने में, दूसरे के इमोशंस को, उनके भाव को, उनके दर्द को समझने में, ठीक है, किसी के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करने में या फिर समानुभूति प्रदर्शित करने में, इन तमाम सारे चीजों में लर्निंग का रोल होता है। ठीक, दूसरी बात, लर्निंग आपको स्मार्ट लर्नर भी बनाता है, सोचने के लिए सिखाता है। आप सोचना सीखते हैं, आप सोचेंगे तो उस चीज को लिखना सीखेंगे। तो एक अच्छा लेखक भी एक अच्छा लर्नर होता है, एक अच्छा थिंकर भी एक अच्छा लर्नर होता है, एक अच्छा फिलोसफर भी एक अच्छा लर्नर होता है। तो एक लर्निंग प्रक्रिया है जिससे कई तरह के लोग प्रोड्यूस हो सकते हैं और होते हैं, हो सकते हैं नहीं, होते ही हैं। ठीक, तो लर्निंग में ये सारी बातें हैं। और क्या बात है उसको देख लेते हैं। चलो, यह तो लर्निंग क्या था और लर्निंग का क्या क्या उद्देश्य हो सकता है इसके बारे में हमने बात किया। आगे हम लोग बात करते हैं न्यू लर्नर कौन होते हैं और उनके किस तरीके के जो फंक्शंस हैं, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके जो सिग्निफिकेंसेस हैं, उनके जो विशेषताएं हैं, उसके बारे में हम लोग एक बार चर्चा करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि न्यू लर्नर होते कौन हैं। देखिए साथियों,
जब हम लोगों का जन्म हुआ तो उसके बाद फिर धीरे धीरे हमने चीज़ों को सुना, फिर बोलना सीखा, फिर चलना सीखा। तो वहाँ पर भी हम लोग एक न्यू लर्नर के तौर पे कार्य कर रहे थे, वहाँ पर भी हम लोग सीख रहे थे। न्यू लर्नर कहने का बेसिक अर्थ इतना ही है कि लर्निंग नामक प्रक्रिया में आप जुड़ रहे हैं पहली बार, इसलिए आप न्यू लर्नर हैं। न्यू एजुकेटर हैं जैसे होता है, जैसे न्यू सब्सक्राइबर हैं, जैसे न्यू फ्रेंड है मेरे लाइफ के, इस तरीके से न्यू लर्नर भी होते हैं। तो व्यक्ति जो है वह पूरे जीवन न्यू लर्नर के तौर पे कार्य करता है। जैसे आप मान लो कि लंदन चले गए, तो आप वहां जाएंगे तो वहां पे न्यू लर्नर के तौर पे ही जाएंगे और वहां पे नई चीज़ों को सीखेंगे। तो वह डिपेंड करता है कि आप किस सर्कमस्टांसेस में हैं, कहाँ पर हैं आप, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों को मिला करके डिपेंड करता है कि आप वहाँ के लिए न्यू लर्नर हैं या फिर एडल्ट लर्नर हैं। जैसे आप घर में चले गए, तो आज जब आप घर में जाएंगे तो वहाँ पर आप न्यू लर्नर नहीं हो करके एडल्ट लर्नर होंगे। वयस्क शिक्षार्थी, शिक्षार्थी कौन, उसको विद्यार्थी भी बोलो, सीखने वाला व्यक्ति है ना। तो आप घर आज जाएंगे तो एडल्ट लर्नर हैं, पहले बच्चे थे तो न्यू लर्नर थे। तो न्यू लर्नर के अपने अपने गुण हैं और जो एडल्ट हो जाते हैं उनके अपने अपने गुण हैं। ध्यान रखिएगा, एडल्ट और जो न्यू लर्नर हैं, यदि एडल्ट शब्द को परिभाषित किया जाए तो उसका बेसिक अर्थ यही होता है कि वयस्क वह व्यक्ति है जो मैच्योरिटी से इसका संबंध होता है। तो कई लोग जो होते हैं वो एज से पहले भी मैच्योर हो सकते हैं, क्योंकि मैच्योरिटी का संबंध एज से नहीं होता है। लेकिन अधिकांशतः यदि बात की जाए, स्पेशली भारतीय परिदृश्य में या पूरे दुनिया के परिदृश्य में, तो उम्र के साथ आदमी वयस्क होते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि ज़्यादा उम्र होने पर ही हम लोग वयस्क होंगे, कम उम्र में भी लोग मैच्योर हो सकते हैं और होते हैं। लेकिन अधिकांशतः इस तरीके से हम लोग इस बात को रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि वयस्क शिक्षार्थी और जो न्यू लर्नर है, नव शिक्षार्थी, उनमें क्या अंतर है और किस लेवल पे अंतर है। यहाँ पर जो सिलेबस में बताया गया है वह 4 लेवल की बातें की है इन्होंने, ठीक है। एकेडमिक के लेवल पे, सोशल लेवल पे एंड इमोशनल लेवल पे एंड कॉग्निटिव लेवल पे, ठीक है। इन 4 लेवल पे इन लोगों के बीच में आपस में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं उसको हमको सिलेबस के अंतर्गत हमें पढ़ना है। तो आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं, चलिए। और इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी लिखे हैं ना, लास्ट में इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी लिखे हैं, उसको भी आप मेंशन कर लो। अब बात करते हैं व्यक्तिगत और सामाजिक विशेषताओं के आधार पे वर्गीकरण, ठीक है। चलो, इंडिविजुअल अंग्रेजी में, हिंदी वाले लिख लें, व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पे मैच्योर जो लर्नर हैं, जो एडल्ट लर्नर हैं, एडल्ट ही बोलो, मैच्योर नहीं बोलो, मैच्योर अलग शब्द हो जाता है, और न्यू लर्नर बोलो, है ना। इन दोनों के बीच में किस तरीके के अंतर हैं। अब देखिएगा कि जब आप इंडिया के ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम को आप देखेंगे तो पहले लोग 100 साल जिया करते थे, है ना। 100 साल, तो जीवन को मान लो कि 100 साल क्या है, जीवन है हमारा। तो इसको इन्होंने 4 हिस्सों में बांट दिया, 25-25 का हिस्सा इक्वल भाग में, ठीक। और जीवन को 4 आश्रम में बांटा गया। आश्रम का क्या मतलब होता है, एक टाइम फ्रेम तय किया गया कि इस टाइम फ्रेम में आपको यह काम करना चाहिए, यानी आपका कार्य को निर्धारित किया गया। जैसे उम्र के आधार पे आपका कार्य का निर्धारण हुआ, समझ पा रहे हो। तो 4 आश्रम कौन कौन थे। पहला आश्रम जो बात की गई है वह है ब्रह्मचर्य आश्रम, ठीक। और दूसरा आश्रम जो है वह है गृहस्थ आश्रम। तीसरा जो आश्रम है वह है वानप्रस्थ आश्रम, और चौथा जो है वह है संन्यास आश्रम, ठीक है। अब देखो होता क्या है ब्रह्मचर्य आश्रम, इसमें कहता क्या है कि 0 से लेकर के 25 साल के बीच में, ठीक है, आपको गुरु के पास रहना है और आपको वहां पर पढ़ाई करना है चुपचाप, उसके अलावा और कोई भी काम नहीं करना है, ठीक। जैसे कि शादी, विवाह, सेक्स, ये सारी चीजें इस समय जीवन में नहीं रहेंगी। इस समय सिर्फ क्या रहेगा, पढ़ाई, पढ़ाई एंड पढ़ाई,
ठीक है, यानी कि कैरियर पे फोकस रहेगा कि आगे चल करके आप कौन सा जॉब वगैरह करेंगे, उसके लिए आपको इसी समय में पढ़ना है। अभी भी अमूमन तौर पे देखेंगे कि लोग मतलब पुरुष जो है वो 25-26 साल तक पढ़ाई करते हैं, उसके बाद वैवाहिक संबंध अपनाते हैं, मतलब विवाह करते हैं। हालांकि जो यहाँ पर जो होता था सेक्स पे कड़ा प्रतिबंध था, लेकिन अब के दौर में देखा जाए तो इस तरीके की चीजें नहीं है, क्योंकि तो टीनेजर में ही लड़के गर्लफ्रेंड लेके घूम रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लेके घूम रही है। तो ये वाला चीज पहले वाला सिस्टम नहीं रहा। लेकिन आपसे सवाल पूछा जाए तो आप समझिएगा जीवन के 4 आश्रम हैं और ब्रह्मचर्य अवस्था में इस तरीके से क्रियाकलाप को निर्धारित किया गया था। लेकिन यदि गृहस्थ आश्रम की बात करें तो गृहस्थ आश्रम में यहाँ पर आते के साथ वैवाहिक संबंध होता था। ठीक है, यहाँ पर आपको विवाह वगैरह होगा। ठीक है, और सेक्स पहली बार लाइफ में यहाँ पर एंट्री लेगा। उसके बाद गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ में आते हैं हम लोग। तो वानप्रस्थ आश्रम में हमारे जो पोते पोती होते हैं, बाल बच्चे भी बाल मतलब अपना बाल बच्चा का भी विवाह हो जाता है। गृहस्थ में अपना बाल बच्चा हुआ, उसको हमने खिलाया पिलाया और बड़ा किया, पढ़ाया। ठीक, अब देखो वानप्रस्थ में क्या हुआ, उसका शादी किए। ठीक, चूंकि यहाँ पर अपने बेटे को पढ़ाए तो 25 साल का हो गया, यहाँ पर फिर अपने बेटे को शादी करेंगे। तो जो मेरे लिए गृहस्थ था, ठीक है, मेरे लिए जो गृहस्थ था मेरे बेटे के लिए ब्रह्मचर्य अवस्था था, और जब जो मेरे लिए वानप्रस्थ होगा वह मेरे बेटे के लिए क्या होगा, गृहस्थ अवस्था। तो उसकी शादी होगी तो उसके बच्चे होंगे, तो मेरा जो वानप्रस्थ आश्रम होगा वहां पे हमारे पास पोता पोती होंगे। ठीक, और लास्ट का लाइफ है जो सन्यास का लाइफ है, यानी कि आप मॉन्क लाइफ आपको बिताना है। दुनिया से मोह माया इन तमाम सारे चीजों को आपको हटा देना है जीवन से, उसका जगह नहीं होना चाहिए आपके लाइफ में। समझ पा रहे हैं? तो यह जो था ना हमारा मतलब ट्रेडिशनल और एंशियंट लाइफ था। अब बात करते हैं आगे की, जहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे। यह भी सिलेबस में शामिल है, इसलिए इसको भी आप लिख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। इतिहास में ऐसे इसको बहुत विस्तार से पढ़ना है, क्या होता है चार अवस्था, तो वहाँ पे हमने इसे पढ़ाया भी है। यदि आपने हमारे लेक्चर को देखा होगा तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए इसमें बात करते हैं कि सामाजिक कारकों को मुख्य रूप में निम्नलिखित में से सम्मिलित किया जा सकता है। अवस्था और परिपक्वता के स्तर पे विषय के प्रति मनोदृष्टि एवं प्रेरणा, व्यावसायिक अपेक्षाएं या आकांक्षाएं, विशेष प्रतिभा, मैकेनिकल डेक्स्टरिटी एंड अनदर थिंग। ठीक है, तो चलो इस पे देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए सोशल स्तर पे कैसे, सामाजिक स्तर पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं, डिफरेंसेस होते हैं, है ना। कैसे, एक तो हुआ कि सामाजिक स्तर पे यदि बात की जाए तो पहला पॉइंट लिखे अवस्था और परिपक्वता। अवस्था को क्या बोले, एज लिख लीजिए, प्लस मैच्योरिटी। अब देखिए एज एवं मैच्योरिटी के आधार पे भी एडल्ट लर्नर और न्यू लर्नर में बहुत डिफरेंसेस होते हैं। ठीक, जैसे 0 से 25 साल का लड़का है तो उस समय ऐसा बताया गया है वैदिक शास्त्र में कि उस समय पढ़ाई में ज़्यादा मन लगता है, मन अपने वश में रहता है, यानी कि उसको नियंत्रित किया जा सकता है। समझ पा रहे हैं बात को? ठीक है, तो एज और मैच्योरिटी के आधार पे भी एडल्ट लर्नर और न्यू लर्नर के बीच में बहुत ज़्यादा फर्क है, आसमान जमीन का फर्क है। ठीक, और यह सोशल डिफरेंसेस के अंतर्गत इसे काउंट किया जाता है। दूसरे नंबर पे लिखें विषय के प्रति मनोदृष्टि एवं प्रेरणा। ठीक, एक इंटरेस्ट हो गया और एक हो गया मोटिवेशन, यानी सब्जेक्ट के प्रति आपके अंदर इंटरेस्ट है, ठीक, सब्जेक्ट के प्रति आपका मोटिवेशन है, तब डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, तब आप ज़्यादा सीख पाएंगे। ठीक, तो एडल्ट लर्नर और न्यू लर्नर के बीच में इंटरेस्ट एवं मोटिवेशन के आधार पर भी उनके बीच में अंतर होता है। यह भी एक सामाजिक, यानी सामाजिक आधार पे जो एडल्ट लर्नर और न्यू लर्नर के बीच में डिफरेंसेस हैं उसका एक हिस्सा है। तीसरे पॉइंट की बात करें तो कहता है व्यावसायिक अपेक्षाएं या आकांक्षाएं। ठीक, ट्रेड आप लिख लीजिए, यानी कि कई लोगों का होता है कि चलो पढ़ो लिखो आगे चल करके बहुत अच्छा से बिजनेस करेंगे वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें होती है, उनकी इच्छाएं होती है। तो कहा यह जाता है कि जब आप किसी अन्य इच्छा के साथ आप पढ़ाई करते हैं तो आप पढ़ाई के साथ जस्टिस नहीं कर पाते हैं। पढ़ाई आप इसलिए कीजिए क्योंकि आपको पढ़ना है, पढ़ने में मन लगता है।
पढ़ाई आप इसलिए नहीं कीजिए कि नौकरी करना है। यदि आप कोई बच्चा नौकरी करने के लिए पढ़ाई कर रहा है, नौकरी करने के पर्पज से पढ़ाई कर रहा है, तो वो उस चीज़ों को सीख नहीं पाएगा या उतना ही सीखेगा जितना में उसका काम निकल जाए, यानी कि वह पूरा उसके साथ जस्टिस नहीं कर पाएगा। पीना पानी इसलिए नहीं है सिर्फ कि लाइफ चलता रहे, पानी पीने का आनंद भी तो लेना है ना। आप समझ पा रहे हो बात को? तो जीवन इसलिए नहीं जीना है कि जीवन कट जाए, जीवन जीने के लिए जीना है। वही चीज़ है यहाँ पर बोल रहा है कि पढ़ाई पढ़ने के लिए पढ़ना है। तो युवा शिक्षार्थी होते हैं जो जॉब के लिए पढ़ते हैं, एक निश्चित समय के बाद आप पढ़ाई पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, जॉब वगैरह कोई आपका इरादा नहीं होता है, वहाँ पर आप ज़्यादा जस्टिस कर रहे होते हो। चलो आगे बात करते हैं। एक है विशेष प्रतिभा। तो विशेष प्रतिभा के आधार पे भी अंतर होता है। विशेष प्रतिभा के आधार पे क्या अंतर होता है? जैसे कई सारी चीज़ें होती है जो हमारे जीन के माध्यम से, हमारे माता पिता के माध्यम से हमारे अंदर आता है। तो वह बच्चा, कोई बच्चा होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है, क्योंकि मान लीजिए कि उसके माता पिता के अंदर उस तरीके का जीन था, उनका इंटेलेक्ट उस तरीके का था, तो उनके माध्यम से उसके पास भी चल करके आएगा। जीनियोलॉजी यही कहता है। तो जीन के माध्यम से बहुत सारे गुण हमारे पास आते हैं। उसके बाद फिर हम लोग डेली लाइफ में आगे जब हम लोग जीवन में बढ़ते हैं तो बहुत सारे चीज़ नॉलेज को एक्वायर करते हैं जो हमारा व्यक्तिगत संपत्ति होता है। समझ पा रहे हैं? तो जो विशेष प्रतिभा होता है उसमें जीनियोलॉजी का, जीन का भी इम्पोर्टेंस है, और जो पर्सनल अप्रोचेज हैं, जो पर्सनल मेहनत हैं, उसका भी रोल होता है। तो विशेष प्रतिभा के आधार पे भी युवा शिक्षार्थी और नव शिक्षार्थी के बीच में काफ़ी अंतर होते हैं। अगले पॉइंट की बात की जाए तो यांत्रिक निपुणता की बात की जाए, यानी कि सभी लोग टेक्निकली, यानी युवा शिक्षार्थी और नव शिक्षार्थी दोनों टेक्निकली उतने डेवलप नहीं होते हैं। जैसे जब मुझे याद है कि जब मैं एग्ज़ाम देने के लिए गया था, उस समय पटना में नेट का एग्ज़ाम देने के लिए मैं गया था, तो मेरे बगल में लगभग मतलब मेरे ख्याल से 35 या 38 साल के एक अंकल थे जो कि नेट का ही एग्ज़ाम देने के लिए आए थे। तो हम लोग साथ में ही बैठकर दे रहे थे। तो पहली बार ऑनलाइन प्रक्रिया हुई थी, तो टेक्निकली उनको चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। मुझे याद है उन्होंने माउस को लेकर के बोला था कि ये उसको बोला था, उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया था उन्होंने कि ये चिड़िया, मतलब ये चिड़िया इधर से उधर क्यों हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है। फिर वहाँ पे जो स्टाफ थे वो आए, फिर वो बताए कि ये चिड़िया नहीं होता है, क्रसर है और ये माउस है। ठीक है, तो क्या होता है, हुआ क्या कि मैं नव शिक्षार्थी था वहाँ पे, वह वयस्क शिक्षार्थी थे, लेकिन एज के आधार पे मैच्योरिटी नहीं आता। आप समझो इस बात को, ठीक है। तो जो मैकेनिकल जो निपुणता है, जो टेक्निकली आपका जो नॉलेज है, वो कोई ज़रूरी नहीं कि कोई ज़्यादा उम्र का व्यक्ति है तो उसके पास ज़्यादा होगा। जैसे हम लोग जिस जनरेशन में पैदा लिए हैं तो हम लोग टेक्निकली ज़्यादा डेवलप्ड हैं, हम लोग को टेक्निक के बारे में ज़्यादा पता है। हमारे माता पिता जो रहे उनके ज़माने में आया ही नहीं था फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब वगैरह, तो टेक्निकली वो लोग हमसे कम जानते हैं, हमसे कम निपुण हैं। तो इसके आधार पे भी वयस्क शिक्षार्थी और नव शिक्षार्थी के बीच में अंतर होता है। ठीक, चलो अब बात करते हैं विभिन्न पर्यावरण परिस्थितियों में कार्य करने की क्षमता। ठीक, ज्योग्राफिकल जो चीज़ें, मतलब मान लो कि हमारे जो पूर्वज रहे हैं उन लोगों की आदत रही, चलो बहुत कड़े धूप में वो लोग काम कर सकते हैं, लेकिन अब हम लोग धीरे धीरे करके उसको क्या बोलते हैं, बिहारी भाषा में सुकवार होते जा रहे हैं, हम लोग बहुत लेजी होते जा रहे हैं। हम लोग पैदल चल करके पढ़ने जाना, मतलब पढ़ने नहीं जा सकते हैं, लेकिन उस समय 4-5 माइल दूरी पे स्कूल होता था तो लोग फिजिकली मेहनत करके स्कूल जाते थे पढ़ने के लिए। ठीक, अभी हम लोग नहीं जा सकते हैं। तो होता क्या है कि उस जोग्राफिकल सिचुएशंस में, विभिन्न इन्वायरमेंटल कंडीशन में वयस्क शिक्षार्थी और युवा शिक्षार्थी के बीच काम करने का जो कैपेसिटी होता है, उस कैपेसिटी में डिफरेंसेस होते हैं। तो उस डिफरेंस के आधार पे उनके लर्निंग प्रक्रिया में भी डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। जैसे आज हम लोग 5 माइल 10 माइल पैदल पढ़ करके पढ़ने नहीं जा सकते, लेकिन जो वो पुराने जो लोग हैं, जो ओल्ड जनरेशन के लोग हैं, वो अभी भी उतना पैदल चल सकते हैं। लेकिन हम लोग तुरंत किसी चीज़ के लिए ऑटो लेते हैं, ऑटो से कोचिंग जा रहे हैं, इस तरीके की। तो इसके आधार पे भी उसमें परिवर्तन आता है। इस बात को आप मेरे ख्याल से समझ पा रहे होंगे। चलिए, कुछ और पॉइंट है इन्होंने जो बताया है उसको आप लिख लीजिए। एडल्ट और न्यू लर्नर में कुछ पॉइंट को इन्होंने इंगित किया है इसी के अंतर्गत, तो उसको भी लिख लेते हैं। एडल्ट में कहा इन्होंने कि प्रॉब्लम सेंटर्ड अप्रोच होता है इनका, और इनका होता है सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच।
प्रॉब्लम सेंटर्ड अप्रोच, और इनका जो होता है वह सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच होता है। ठीक है। दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरा पॉइंट है यह रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं और फ्यूचर ओरिएंटेड। यह रिजल्ट की चिंता करते हैं और यह फ्यूचर की चिंता करते हैं। तीसरे नंबर पे सेल्फ डायरेक्टेड, और ये कहता है अच्छा चलो, यह सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं और इसकी बात की जाए तो ये लोग डिपेंड होते हैं किनके ऊपर, एडल्ट के ऊपर। ठीक, यहां तक दिख रहा है, एक पॉइंट और लिखा जा सकता है नीचे। चलो चौथे नंबर पे लिखें तो ये डाउटफुल होते हैं, ये लोग बहुत डाउट करते हैं, और ये जो लोग हैं ना ये किसी चीज को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, न्यू नॉलेज को। ठीक, और एक पॉइंट और है यहां पर लिख लिया जाए, और वह है स्वयं सीखने के लिए उत्तरदायी। ठीक, मतलब वही सेल्फ लर्निंग का प्रक्रिया है, आप ऐसे समझो। अरे इतना सुदेंदी दे देता है इन्होंने कि कभी कभी दिक्कत होने लगता है। चलो, और यहां पर है एडल्ट लोगों पे या किसी अन्य पे निर्भर। ठीक, चलो यह लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है ना। हम लोग बहुत शॉर्ट में बात नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग सीखने के लिए पढ़ाई करते हैं। यदि आपको टॉपिक खत्म करने के लिए पढ़ना है तो फिर आप कहीं और पढ़ सकते हो, लेकिन आप सीखने के लिए पढ़ना है तो आप हमारे साथ पढ़ सकते हैं, आपका स्वागत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उबिएगा नहीं, है ना, मज़े लेकर के पढ़ाई कीजिए, तभी सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। अब हम लोग एक एक करके बात करते हैं। देखिए, एडल्ट लर्नर में इन्होंने बताया कि इनका जो अप्रोच होता है वह प्रॉब्लम सेंटर्ड अप्रोच होता है। ठीक, जैसे अब बात कर लेते हैं जो पीएचडी में जो स्टूडेंट चले जाते हैं, और एक तरफ पीएचडी वाले को रख लो और एक तरफ आप ग्रेजुएशन वाले को रख लो, या इंटर मैट्रिक जो रखना है, मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन, मैंने तीनों लिख दिया है। ठीक, अब देखिए पीएचडी में यदि आप चले जाओगे तो एक को आप मान लो एडल्ट लर्नर के तौर पे। यहाँ पर हमारा जो अप्रोच होता है प्रॉब्लम सेंटर्ड अप्रोच होता है। हम लोग किसी प्रॉब्लम को, उसके समाधान ढूंढते हैं, प्रॉब्लम का समाधान ढूंढते हैं, किसी टॉपिक पे हम लोग रिसर्च करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लिया जाए कि बिहार में महिलाओं की क्या स्थिति रही है 1947 से लेकर के 2020 के बीच में, इस पे हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। एक टॉपिक और जैसे मान लेते हैं कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की महिलाओं का क्या योगदान रहा है 1905 से लेकर 1947। यह क्या है? यह एक प्रॉब्लम सेंटर्ड अप्रोच है। हम लोग इस सवाल के जो प्रॉब्लम है उसके समाधान के लिए काम करेंगे। समझ पा रहे हैं? फ्यूचर सिक्योर करने के लिए नहीं। लेकिन जो न्यू लर्नर होते हैं वह ग्रेजुएशन इसलिए कर रहे हैं ताकि वह आगे चल करके यूपीएससी के एग्जाम में बैठ सकें। मास्टर आप इसलिए कर रहे हैं ताकि आप नेट के एग्जाम में बैठ सकें। वहां पर जो चीजें होती है वह फ्यूचर ओरिएंटेड होती है। हम लोग फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग प्रॉब्लम सेंटर्ड अप्रोच यानी प्रॉब्लम की समस्या, ठीक है, प्रॉब्लम का समाधान ढूंढने के लिए काम करते हैं। तो एडल्ट लर्नर क्या करता है? प्रॉब्लम का समाधान ढूंढता है। युवा शिक्षार्थी क्या करता है कि वह प्रॉब्लम का समाधान नहीं ढूंढ करके अपने फ्यूचर सिक्योर करने के पर्पज से किसी कार्य को संपादित करता है। इन दोनों के बीच में पहला एवं बेसिक अंतर। आगे बात करते हैं दूसरे नंबर पे। ठीक, तो इनका अप्रोच क्या होगा? सब्जेक्ट सेंटर्ड। इनका अप्रोच क्या होगा? प्रॉब्लम सेंटर्ड। यह बता रहे हैं कि भारत की आजादी में बिहार की महिलाओं का क्या योगदान है। यह पूरा का पूरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इतिहास। ठीक, चलो आगे बात करते हैं। ये लोग रिजल्ट के बारे में सोचते हैं कि यह जो प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं उसका क्या रिजल्ट होगा। यह जो करते हैं वह करते हैं कि यार इससे फ्यूचर कितना सिक्योर होगा। जैसे हम लोग मैट्रिक के बाद चुनाव करते हैं कि यार कॉमर्स में ज़्यादा मज़ा आएगा, पढ़ने में मज़ा नहीं, मतलब आगे चल करके नौकरी ज़्यादा है, चांसेस ज़्यादा हैं, या साइंस में चांसेस ज़्यादा हैं, या फिर आप आर्ट्स में चांसेस ज़्यादा हैं। जब मैं भी पढ़ाई कर रहा था तो मेरे सारे स्टूडेंट जितने भी थे सभी ने साइंस लिया,
अब सभी को देख करके हम लोग भी साइंस ले, मैंने भी साइंस ले लिया, फिर हमने मैथ लिया, फिर साइंस में पता चला कि बायोलॉजी लोगे तो सिर्फ डॉक्टर का एग्जाम दे सकते हो। हालांकि ऐसा था नहीं, मिसकंसेप्शन था, लेकिन क्या किया जाए, कोई समझाने वाला नहीं था। तो वहाँ पे जो चीज़ें का सिलेक्शन करते हैं, जिन चीज़ों को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, वो फ्यूचर सिक्योर करने के पर्पज से होता है, न कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड होता है। तो हम लोग नव शिक्षार्थी होते हैं, इसीलिए हम लोग फ्यूचर सिक्योर करने की बात करते हैं। यदि एडल्ट हम लोग लर्नर होते तो वहाँ पर फ्यूचर सिक्योर करने की बात नहीं करके प्रॉब्लम सेंटर्ड, प्रॉब्लम ओरिएंटेड कोर्स की बात करते। आगे बात करते हैं। अब नया शिक्षार्थी यह नहीं करता है, नया जो विद्यार्थी है, नया जो अधिगम करता है, वह यह नहीं करता कि यार न्यूटन ने जो प्रॉब्लम दे दिया है ना, वो जो रूल दिया है ना, उसके खिलाफ हम काम करेंगे, उसके अगेंस्ट में कोई एक नया हम लोग प्रिंसिपल का प्रतिपादन करेंगे। वो ऐसा नहीं सोचता है। ऐसी बात है वो कब सोचेगा, मास्टर करने के बाद, जब आप पीएचडी करने जाएंगे तब आपको लगेगा कि यहाँ पर जो विपिन चंद्रा ने काम किया ना, यह मुझे नहीं लगता कि सही काम किया गया है, इस पर मुझे काम करना चाहिए। यह बात आप मैट्रिक में नहीं सोच सकते हैं, नव शिक्षार्थी ऐसा नहीं सोचता। अंतर आप समझ पा रहे हो? मेरे ख्याल से समझ पा रहे होंगे। आगे बात करते हैं हम लोग तीसरे नंबर पे, सेल्फ डायरेक्टेड होता है। एडल्ट लर्नर जो होते हैं ना, वो सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं। जैसे एक बार आपको सिखा दिया गया कि ऐसे लिटरेचर ऑफ रिव्यू करना है, ऐसे आपको पढ़ाई करना है, और इस पे इस तरीके से किताब यहाँ से मिलेगा, लाइब्रेरी से एक्सेस कर सकते हैं, ऐसे पढ़ के ऐसे लिखना है। उसके बाद आप सारा चीज काम खुद से करते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड। लेकिन यदि नव लर्नर हैं आप, तो सेल्फ डायरेक्टेड नहीं होता है, आप एडल्ट लोगों पे डिपेंड करते हो, आप किसी शिक्षक पे निर्भर करते हो। पीएचडी में जाएंगे तो गाइड एक बार आपको समझा दीजिए, आप काम करते रहिए, फिर आप 6-7 महीने 10 महीने बाद लिख करके ले गए, फिर देखा उन्होंने, फिर गाइड किया, फिर करते रहे। नव शिक्षार्थी के साथ ऐसा नहीं होता है, डेली क्लास करना पड़ता है। आगे बात करते हैं। ये लोग जो है ना, किसी प्रकार का नया नॉलेज जब मार्केट में आता है तो ये लोग संदेह के दृष्टिकोण से देखते हैं कि यार ऐसा नहीं हो सकता है, या ऐसा हुआ होता है, इसके पीछे क्या लॉजिक रहा हो। मतलब मान नहीं लेते हैं कि ऐसा कोई बोला तो उसको मान लिया कि ऐसा ही था। नहीं, वो लोग देखते हैं, पहले उसकी जांच पड़ताल करते हैं, संदेहवादी होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो न्यू लर्नर है, उस चीज को तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं, बहुत सहजता के साथ स्वीकार कर लेते हैं। आप समझ पा रहे हैं? इस आधार पर इन दोनों के बीच में अंतर होता है। लास्ट पॉइंट, लास्ट बट नॉट लिस्ट और पॉइंट है, लेकिन इससे ज़्यादा आप मत पढ़िए। सेल्फ लर्निंग की बात है। सेल्फ लर्निंग यहीं पे हमने बताया, सेल्फ डायरेक्टेड का मतलब वही, सेल्फ लर्निंग भी समझ लो, खुद से पढ़ना, खुद से सीखना, खुद से समझना। और यहाँ पर जो होता है वह किसी अन्य पे निर्भर होते हैं हम लोग, शिक्षक पे, दोस्त पे, माता पे, पिता पे, चाचा पे, नानी, दादा, मौसा, किसी पे भी निर्भर हो सकते हैं नव शिक्षार्थी, है ना। चलो, मेरे ख्याल से यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। व्यक्तिगत और सामाजिक विशेषताओं के आधार पर जो वर्गीकरण था उसके बारे में हमने पढ़ लिया। आगे बात करते हैं हम लोग अधिगम शैली के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, लर्निंग स्टाइल के आधार पर वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है। चलो 48 हो गया है, चलो कोई नहीं, 1-1.5-2 घंटा जा सकता है मेरे ख्याल से। क्या बात कर रहे हैं हम लोग, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लर्निंग स्टाइल। ठीक है, लर्निंग स्टाइल के आधार पे आखिर कैसे इसका सॉर्ट ऑफ बात की जा सकती है। लर्निंग स्टाइल के आधार पे इसका कैसे क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। पहली बात कह रहा है, एक तरफ दिया इन्होंने नव शिक्षार्थियों के प्रकार और दूसरी तरफ प्रभावी अधिगम शैली। ठीक, एक तरफ आप लिख लो न्यू लर्नर, टाइप्स ऑफ न्यू लर्नर। ठीक है, और दूसरे तरफ इन्होंने दिया है लर्निंग स्टाइल। क्या होता है, पहले नंबर पे बात करते हैं। न्यू लर्नर का जो पहला टाइप है, इसमें इन्होंने बताया है दृश्य संबंधी। ठीक, दृश्य संबंधी
यह जो आश्रित होता है, इनका जो लर्निंग स्टाइल है वह चित्र प्लस प्रदर्शन। ठीक, दूसरे नंबर पे बात करते हैं। दूसरा जो इनका टाइप है वह है श्रवण, सुन करके जो सीखते हैं। इनका है काम सुनना। ठीक है, कैसे सीखेंगे? शब्द के माध्यम से, और ऑब्वियसली शब्द को बोलेंगे तभी उसको ध्वनि बोलते हैं। तीसरे नंबर पे इसको एक्सप्लेन करेंगे, घबराइए नहीं, समझेंगे हम लोग। सहज ज्ञान संबंधी, और इसमें होता है अनुभव, बोलो इसको आंतरिक ज्ञान बोला जाए इसे। चौथे नंबर पे बात करते हैं, कितना ज़्यादा है, आज्ञात्मक और निगनात्मक, फिर 3 और है। चलो सक्रिय देख लेते हैं। एक सक्रिय जो लोग होते हैं वो लोग फिजिकल एक्टिविटी मेरे ख्याल से होना चाहिए, है ना। चलो ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी। चलो, न्यू लर्नर जो होते हैं ना वह कई टाइप के होते हैं। ठीक है, नव शिक्षार्थी जो होते हैं वह कई प्रकार से समझते हैं। उनको समझाने के लिए हम लोग कई तरह के तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। तो जितने तरीकों का इस्तेमाल करते हैं उतने तरीके के न्यू लर्नर होते जाते हैं। तो न्यू लर्नर जो पहले टाइप्स की यदि बात की जाए, पहला टाइप है दृश्य संबंधी। दृश्य संबंधी का क्या मतलब होता है? वैसे लर्नर, वैसे स्टूडेंट, वैसे अधिगमकर्ता जिनको सिखाने के लिए या फिर जिनको सीखने के लिए चित्र और प्रदर्शन का सहारा लेना पड़ता हो, या फिर आप टीचर हैं और आप किसी को पढ़ा रहे हैं, तो आपका जो विद्यार्थी है, जो आपका शिक्षार्थी है, वह चित्र एवं प्रदर्शन के माध्यम से समझता है, सीखता है। वैसे न्यू लर्नर को कहते हैं दृश्य संबंधी नव शिक्षार्थी। ठीक, इतना याद करने की जरूरत नहीं, बस समझ गए तो मामला खत्म है, फिर आप बना लोगे सवाल को। मेरे ख्याल से आप समझने की कोशिश करो। दृश्य संबंधी लर्नर, न्यू लर्नर वो होते हैं जिनको समझाने के लिए हम लोग चित्र एवं प्रदर्शन का सहारा लेते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे बच्चे, आप जब बच्चे थे तो आपको स्लेट ला कर दिया गया, तो एक मतलब जैसे 10 तक हम लोग काउंटिंग करते हैं, तो पहले में एक था, वो गोल टाइप से होता है, उसको क्या बोलते हैं, राउंड टाइप से होता है ना, जो लगा हुआ होता है। एक गोला था, दूसरे में 2 गोला था, तीसरे में 3 था, चौथे में 4 था। इस तरीके से आप उसको देख रहे थे, और इसमें 1 है, इसमें 2 है, देख करके आप समझ रहे थे। ठीक, चित्र के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से। दूसरी बात, आप क लिखना बचपन में सीख रहे थे तो आपको सिखाया जाता था, पहले आधा वृत्त बनाओ, वृत्त नहीं बोल करके बोला जाता है, चलो आधा अंडा बनाओ, आधा अंडा नीचे बनाओ। ये क्या है? चित्र एवं प्रदर्शन के माध्यम से। जैसे हम लोग ए फॉर एप्पल पढ़ते हैं, तो एप्पल देख करके हम लोग सीखते थे। ठीक, तो वह भी नव शिक्षार्थी का एक टाइप है। वहां पर हम लोग चित्र एवं प्रदर्शन के माध्यम से समझ रहे थे, इसीलिए वह जो है दृश्य संबंधी नव शिक्षार्थी में काउंट किया जाएगा। दूसरे नंबर पे बात करते हैं श्रवण संबंधी। श्रवण संबंधी कैसे होगा? जो सुन करके सीखता है। बच्चा जो होता है जब जन्म लेता है, तो जब तक वो बोलता नहीं है तब तक वो क्या करता है? सुन करके सीख रहा होता है। तो जो व्यक्ति सुनता है वह व्यक्ति तो देखेगा। अब मान लो कि जो व्यक्ति सुन रहा है और लेकिन वह अंधा है, ठीक, तो वह सुनेगा तो लेकिन देखेगा नहीं, तो वह कैसे सीखेगा? सुन करके, ध्वनि के माध्यम से, आवाज के माध्यम से। लेकिन वैसा व्यक्ति जो सुन भी रहा है, देख भी रहा है, लेकिन बोल नहीं रहा है, तो वह कैसे सीखेगा? वह शब्द के माध्यम से और ध्वनि के माध्यम से, आवाज के माध्यम से, आप दोनों से वह सीखेगा। ठीक, स्पष्ट है? चलो तीसरे नंबर पे बात करते हैं। तीसरा सहज ज्ञान। एक नव शिक्षार्थी का वैसा प्रकार जो सहज ज्ञान सीखता है। सहज ज्ञान का क्या मतलब होता है? गंभीर बात। गंभीर बात एक निश्चित समय बाद हम लोग सीखते हैं। जैसे बोले ना, जैसे आप यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हो, फिर मान लो फिलॉसफी पढ़ने जाओगे, कहीं आश्रम में निकल गए, ऐसे भारत के आश्रम में सहज ज्ञान मिलता नहीं है। ठीक है, मैं उदाहरण के तौर पे बस बता रहा हूँ, जाना मत आश्रम में। ठीक है, चलो, तो सहज ज्ञान जो है वहां पे हम लोग क्या सीखते हैं? अनुभव एवं आंतरिक ज्ञान की बात करते हैं। ठीक, तो
सहज ज्ञान नव शिक्षार्थी वह व्यक्ति होगा, वह छात्र होगा, वह स्टूडेंट होगा जो अनुभव से सीखना शुरू करेगा, जो अपने अंदर की चीज़ों को समझना शुरू करेगा। तो सहज ज्ञान में तो एक समय लगता है, यह भी एक नव शिक्षार्थी का प्रकार है। ठीक, चौथे नंबर पे बात करते हैं, सक्रिय नव शिक्षार्थी कौन होंगे। सक्रिय का संबंध है मेंटल एक्टिवनेस से नहीं, यहाँ पर फिजिकल एक्टिवनेस से है, जो फिजिकल एक्टिविटीज के माध्यम से सीखते हैं। जैसे बच्चों को हम लोग सिखाते हैं, परेड वगैरह स्कूल में सिखाते थे, ठीक है, चलना सिखाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी के माध्यम से हम लोग किसी चीज़ को सिखाते हैं। मूवी में जब हम लोग किसी चीज़ को देखते हैं तो कोई चल रहा है किसी तरीके से, तो हम लोग उसको फिजिकल एक्टिविटी के माध्यम से ही सीखते हैं। अब समझ पा रहे हो, तो वहाँ पे चित्र भी हुआ, ध्वनि भी हुआ, फिजिकल एक्टिविटी भी हुआ, प्रदर्शन भी हुआ, मिक्स स्ट्रेटजी हुआ, है ना। तो सक्रिय वाला भी समझ में आ गया होगा। अगले पे बात करते हैं, 8 न्यू लर्नर का टाइप्स इन्होंने दिया है, तो आगे बात कर लेते हैं 2-4 के बारे में। और एक न्यू लर्नर जो होता है वो होता है आज्ञात्मक और निगनात्मक। दो बात समझो यार, इतना मजेदार है यह 5वें नंबर पे लिखो। यह सवाल आपसे इतना बार पूछा गया है कि मत पूछो। आज्ञात्मक लर्निंग क्या होता है, आज्ञात्मक अधिगम, और एक होता है निगनात्मक। और जो अंग्रेजी माध्यम वाले वो परेशान नहीं हो, है ना, अंग्रेजी इसका लिख लीजिए इंडक्टिव, और यह लिख लीजिए डिडक्टिव। दो अप्रोच होते हैं सीखने के, एक होता है इंडक्टिव अप्रोच और दूसरा होता है डिडक्टिव अप्रोच। जो आज्ञात्मक अप्रोच होता है उसमें हम लोग करते हैं, कहता है तथ्य से अवधारणा की तरफ, फैक्ट से कॉन्सेप्ट की तरफ, और यहां कॉन्सेप्ट से फैक्ट की तरफ। ठीक, ऐसे समझो। जैसे आज्ञात्मक वह प्रणाली है जहां पर हमारे पास फैक्ट पड़े हुए हैं और उन फैक्ट को कलेक्ट करके हम लोग एक कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं। इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो कहा जाता है कि इस मार्केट में, इस दुनिया में पूरा का पूरा फैक्ट पड़ा हुआ है, आप अपने हिसाब से फैक्ट को कलेक्ट करते हैं और एक कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं। यह जो सीखने की प्रक्रिया है यह आज्ञात्मक अधिगम की प्रक्रिया है। ठीक, फैक्ट पहले है, उसके बाद कॉन्सेप्ट है। जैसे फैक्ट इस तरीके से, जैसे हम लोग सब्जी बनाते हैं तो छोटे छोटे इंग्रेडिएंट्स हैं, वह सब हमारे फैक्ट हैं। सब्जी जो बन जाता है वह हमारा कॉन्सेप्ट है। ठीक, दूसरा जो अप्रोच है वह है कॉन्सेप्ट से फैक्ट की ओर, यानी कॉन्सेप्ट हमारे पास पहले आ गया किसी चीज के लिए। ठीक, जैसे मान लो कि इस बोतल में पानी है, मान लो नहीं पानी सही में है इसमें, तो पानी जो है हमने बता दिया कि पानी है इसमें। ठीक, यह एक कॉन्सेप्ट है। अब तुम क्या करोगे कि पानी को जब आप विभेदन करेंगे, उसमें आप पता करेंगे कि इसमें कौन कौन से तत्व मिले हुए हैं। तो कोई बोलेगा हाइड्रोजन के 2 अणु हैं, ऑक्सीजन के 1 अणु मिल करके पानी का निर्माण हुआ है। तो कॉन्सेप्ट से फैक्ट की तरफ आप गए। ठीक, यहाँ पर कॉन्सेप्ट था, आप फैक्ट की तरफ गए। यह जो अप्रोच होगा वह होगा निगनात्मक अप्रोच, और फैक्ट से कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे तो वह होगा आज्ञात्मक अप्रोच। जैसे मैंने बोला H2O और O मिल करके, ठीक है, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन मिल करके पानी का निर्माण होता है। पहले मैंने फैक्ट बताया, फिर कॉन्सेप्ट पे गए। यदि इसी चीज़ को उलट दिया जाए तो पहले कॉन्सेप्ट फिर फैक्ट। समझ में आ रही बात? चलो, और कोई उदाहरण तो नहीं देना पड़ेगा, मेरे ख्याल से समझ में आ जाना चाहिए। हाँ, 2 टाइप और है, चिंतनशील क्रमिक, और चिंतनशील और वैकल्पिक स्तर पे। ठीक है, चिंतनशील और वैकल्पिक स्तर पे क्या है यार? चिंतनशील का क्या मतलब होता है यार? चिंतनशील एक नव लर्नर का टाइप है। वो क्या करता है, वो चिंता करता है। चिंता करने का अर्थ यहाँ पर वह नहीं है जो आप समझ रहे हो। चिंता करने का अर्थ है दूरदर्शी किसी बात को सोचना। ठीक, कॉन्सेप्चुअल, कॉन्सेप्ट के बेस पे दूर तक आप देख सकते हो कि आप बता सकते हो 5 साल 10 साल बाद क्या होगा, भविष्यवाणी नहीं, कॉन्टेम्प्ररी सिचुएशंस को देखते हुए आप रिजल्ट निकालते हैं। ठीक है, तो दूरदर्शिता का भाव यहाँ पर उत्पन्न होता है चिंतनशील नव लर्नर के अंदर में। 8वां नंबर है वैश्विक स्तर पे। वैश्विक स्तर का क्या मतलब? वैश्विक शब्द विश्व से बना है। ठीक है, विश्व एक इकाई है, तो विश्व के आधार मतलब विश्व लेवल पे, है ना, वैश्विक स्तर पे जो नव शिक्षार्थी होता है
वह भी सोचता है। ठीक है, तो जब विश्व के स्तर पे आप किसी तरीके का ज्ञान का प्रसार करते हैं, नई चीज़ों को सीखते हैं, तो वैश्विक स्तर का नव शिक्षार्थी होता है। समझ में आई बात? स्पष्ट है? चलो आगे बढ़ते हैं तीसरे टाइप की तरफ, और वह है श्रवण के आधार पे, उसके बाद विचार शैली के आधार पे। चलो है तो काफ़ी लंबा ही, लेकिन कर लिया जाए। बेसिस ऑफ लिसनिंग। श्रवण के आधार पे पहला जो पॉइंट है, श्रवण का क्या मतलब था? सुनने के आधार पे, है ना, सुनने के आधार पे। पहला एक्टिव लिसनिंग, दूसरा एम्पैथेटिक लिसनिंग, ठीक है, तीसरा है इवैल्यूएटिव एंड क्रिटिकल लिसनिंग। चार तरीके का लिसनिंग की बात किया है इन्होंने। ठीक, पहला है एक्टिव, लिख लेते हैं फिर एक एक करके आपको समझाते हैं। दूसरा एम्पैथेटिक, एम्पैथेटिक, ठीक है, और तीसरा है इवैल्यूएटिव एंड मेरे ख्याल से क्रिटिकल, हाँ ठीक है, इवैल्यूएटिव एंड क्रिटिकल लिसनिंग। चौथा एक है अप्रिसिएटिव लिसनिंग। ठीक, हिंदी में बोलेंगे तो यह सक्रिय लिख लीजिए आप, इसको बोलेंगे समानुभूतिक, इसको बोलेंगे इवैल्यूएटिव को क्या बोला जा सकता है? मूल्यांकन, और इसको लिख लीजिए आलोचनात्मक। अप्रिसिएटिव में सराहनात्मक, किसी की सराहना करना। ठीक, अब देखो लिसनिंग के आधार पे न्यू लर्नर और एडल्ट लर्नर को क्यों बांटा जाता है? क्योंकि लिसनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से तय होता है कि आप किस तरह के लर्नर हैं या किस तरीके के लर्नर आप बन सकते हैं, आपके अंदर क्या संभावनाएं हैं। ठीक है, तो एक्टिव लिसनिंग जो है वह यह बताता है कि जैसे मान लो कि आपको पढ़ाया जा रहा है, आप क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, तो उसमें सारी चीज़ें आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, एक्टिव होकर सुन रहे हैं। देखो लिसनिंग शब्द को ही आप समझो। ठीक है, लिसनिंग और हियरिंग दो शब्द है जिसका मतलब होता है सुनना। ठीक, लेकिन लिसनिंग का मतलब होता है ध्यान से सुनना। ठीक है, अब देखो एक्टिव लिसनिंग जो है, ध्यान से तो पहले से लिसनिंग का मतलब है कि ध्यान से सुनना, एक्टिव का और मतलब है कि पूरी तरीके से ध्यान से सुनना। ठीक है, अब होता क्या कि न्यू लर्नर जो होते हैं शुरुआती दौर में एक्टिव लर्निंग की प्रक्रिया में नहीं होते हैं, लेकिन एक्सेप्शनली यदि बात की जाए तो कई न्यू लर्नर होते हैं जो शुरुआती दौर में भी एक्टिव लिसनिंग का काम करते हैं। तो एक्टिव लिसनिंग के आधार पर भी तय होता है कि कौन व्यक्ति एडल्ट लर्नर में काउंट किया जाएगा और कौन न्यू लर्नर के अंतर्गत काउंट किया जाएगा, कौन व्यक्ति कितना सीख पाएगा, यह लिसनिंग के माध्यम से भी तय होता है। ठीक, तो आप एक्टिव लिसनिंग की प्रक्रिया में आप हमेशा रहिएगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे बात करें एम्पैथेटिक लिसनिंग। एम्पैथेटिक जो शब्द बना है वह एम्पैथी से बना है, और एम्पैथी को हिंदी में बोलते हैं सम अनुभूति, समानुभूति। ठीक, इसका बेसिक अर्थ यही होता है कि आपके अंदर जो भाव चल रहा है और जो सामने वाला के अंदर जो भाव चल रहा है उसको भी आप उतना ही समझ पा रहे हैं। ठीक, जैसे कि आपके अंदर जो भाव चल रहा है उसको जितना आप समझ पा रहे हो उतना ही आप सामने वाला के अंदर चलने वाले भाव को समझ पा रहे हैं। समानुभूतिक दो शब्दों से बना है, समझोर अनुभूति, यानी एक ही जैसा अनुभूति, एक ही जैसा महसूसियत, एक ही जैसा अनुभव, एक ही जैसा एक्सपीरियंस, एक ही जैसा फीलिंग, एक ही जैसा फील। ठीक, सामने वाला जैसा ही आप बिल्कुल उतना ही फील कर रहे हैं, उतना ही सीख रहे हैं, उतना ही महसूस कर रहे हैं,
वह इम्पैथेटिक लिसनिंग होता है। इम्पैथेटिक लिसनिंग ऐसे जनरली होता नहीं है, मतलब बहुत रेयर केस में होता है। बहुत रेयर जो लर्नर है वह इस प्रक्रिया में आ पाते हैं। मेरे ख्याल से आप उस प्रक्रिया में होंगे, ठीक है, नहीं है तो होना चाहिए आपको, ठीक है। तो इम्पैथेटिक लिसनिंग भी तय करता है कि आपका ज्ञान का स्तर क्या होगा, और एडल्ट जो लर्नर होंगे और जो युवा लर्नर होंगे उन दोनों के बीच में अंतर को तय करता है, ठीक है। आगे बात करते हैं इवैल्यूएटिव एवं क्रिटिकल जो लिसनिंग है। इवैल्यूएटिव लिसनिंग का क्या मतलब होता है कि आप जब किसी चीज़ को सुनकर सीख रहे हैं तो आपके अंदर उस क्षमता का विकास हो कि सुनने के बाद आप उस चीज़ का मूल्यांकन कर सकें। जैसे हड़प्पा सभ्यता को मैंने पढ़ाया तो आपने सुना अच्छे से, यदि आपने इवैल्यूएटिव लिसनिंग किया होगा तब आप पढ़ने के बाद आप मूल्यांकन कर सकते हैं, ठीक है। कैसा पढ़ाया, हड़प्पा सभ्यता में क्या चीज़ था, वो सारी चीज़ों का आप मूल्यांकन कर लोगे। एक्टिव इवैल्यूएटिव के साथ साथ है क्रिटिकल लिसनिंग, आलोचना करना। दुनिया में सबसे टफ काम क्या है? किसी की आलोचना करना। सबसे आसान काम किसी की तारीफ करना, ठीक है। तो आलोचना करना, तारीफ करना दो अलग अलग चीज़ है। तो जब आप क्रिटिकल लिसनिंग की प्रक्रिया में रहेंगे तो आप किसी को सुनने के बाद आप उसकी आलोचना कर सकते हैं, पर आलोचना की शर्त यही है कि उनकी सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। जब तक आप उसे पढ़ेंगे नहीं तब तक आप आलोचना नहीं कर सकते हो। तो आलोचक जो होता है ना वो बहुत कम लोग होते हैं, प्रशंसक जो होते हैं ना बहुत होते हैं। आप सुनो कि आलोचकों की भीड़ लग गई, शाहरुख खान का, सलमान खान का, विपिन चंद्रा का, आलोचकों की भीड़ लग गई। नहीं, आलोचक भीड़ में नहीं होता है, उनका अपना एक आइडेंटिटी होता है। और भीड़ की प्रकृति गुलामी की प्रकृति होती है। भीड़ की प्रकृति सोचने की प्रकृति नहीं होती। भीड़ सोचता नहीं है, भीड़ को कोई दिशा दिखाया उसके तरफ चल देता है। भीड़ के पास सोचने की क्षमता ही नहीं होती है, उसका माइंड ही गुलामी प्रवृत्ति का हो जाता है, गुलाम की तरह होता है, ठीक है। तो आलोचकों की भीड़ नहीं होती है, प्रशंसकों की भीड़ होती है। आप कभी इस बात को बहुत बारीकी से देखना। तो जो क्रिटिकल लिसनर जो है ना वह सुनने के बाद, सीखने के बाद उसका आलोचना करने की क्षमता का विकास होता है उनके अंदर, ठीक। यदि आपके अंदर होता है तो आप भी हो क्रिटिकल लिसनिंग प्रक्रिया में। आगे बात करते हैं हम लोग। अच्छा, यह बात ध्यान रखना, क्रिटिकल लिसनिंग जो है और एक जो है ह्यूमिलिएशन, किसी की निंदा करना। कोई कैसा भी कुछ बोल रहे हैं कि यह बहुत ही गंदा है, मतलब गलत तरीके से आप उसको देख रहे हैं, निगेटिव तरीके से, निगेटिव वे में, निगेटिव दृष्टि के साथ आप उसे देख रहे हैं, यह आलोचना के अंतर्गत नहीं होता, इसको निंदा बोलते हैं, ठीक है। वह यहाँ पर नहीं है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अप्रिसिएटिव का मतलब क्या होता है? एक ऐसा लिसनिंग प्रक्रिया, लिसने बोल रहा हूँ मैं, लिसनिंग की एक वैसी प्रक्रिया जिसमें सुनने के बाद आप सीखते हैं और सामने वाले को आप अप्रिसिएट करते हैं, ठीक है, आप उसका समर्थन करते हैं, ठीक, सराहनात्मक, ठीक है, उसको मतलब सराहना करते हैं, आप उसकी मदद करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, ऐसे बोले आसान भाषा में, ठीक है। चलो यहाँ तक आ गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग चौथे नंबर पे जो कि लास्ट होगा। अगला जो नंबर है वह है विचार शैली के आधार पे इसका जो वर्गीकरण किया गया है ना। चलो ठीक है, इसको देख लेते हैं ना। शिक्षार्थियों की अलग अलग सोच शैली होती है जिसका निम्नलिखित प्रकार से उल्लेख किया गया है। तीन देखो, थॉट प्रोसेस के आधार पे, थॉट प्रोसेस के आधार पे वर्गीकरण, ठीक। थॉट प्रोसेस के आधार पे वर्गीकरण का क्या मतलब होता है? पहला बताया गया कि कितने प्रकार के थिंकर होते हैं, ठीक है, कितने प्रकार के शिक्षार्थी जो हैं किस तरीके के कौन कौन से टाइप में वो थिंकर के तौर पे, विचारक के तौर पे कार्य कर सकते हैं। पहला जो टाइप बताया वह करा है रिफ्लेक्टिव थिंकर, ठीक है। दूसरा है क्रिएटिव थिंकर, तीसरा है प्रैक्टिकल थिंकर, चौथा है कॉन्सेप्चुअल थिंकर, ठीक है। अब चारों को समझते हैं। पहला जो है वह रिफ्लेक्टिव, दूसरा है कॉन्सेप्चुअल, साथ में थिंकर लगा लेना आप, तीसरा प्रैक्टिकल,
चौथा नंबर होगा मेरे ख्याल से, क्या है, क्रिएटिव, है ना, क्रिएटिव नहीं लिखा है, हाँ लिख लेते हैं क्रिएटिव, क्या दिक्कत है। चलो अब देखते हैं रिफ्लेक्टिव जो थिंकर होते हैं उसके बारे में यह बताता है कि यह सदैव विषय वस्तु के संबंध में नई जानकारी लेना चाहते हैं, ठीक है, और उसको तर्क के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्टिव का क्या मतलब, हमने आपको बताया था रिफ्लेक्टिव लेबल अप्रोच, ठीक है, हमने बताया था रिफ्लेक्टिव लेबल 3 तरह के लेबल होते हैं, मेमोरी लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल, जहाँ पे हम लोग के अंदर थॉट प्रोसेस का डेवलपमेंट होता है, जहाँ पे हम लोग लॉजिकल होते हैं, नए नॉलेज को तर्क के माध्यम से सीखने का प्रयास करते हैं या सिखाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर भी न्यू नॉलेज को हम लोग फाइंड आउट करते हैं लेकिन तर्क के साथ, ठीक है। तो जो रिफ्लेक्टिव थिंकर होंगे वो इस तरीके के होते हैं। दूसरी बात कि जो क्रिएटिव थिंकर होता है, कॉन्सेप्चुअल थिंकर जो होते हैं, हमेशा उनके मन में पहले से कॉन्सेप्ट बना हुआ होता है, ठीक है, एक सोच तैयार करते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट, परसेप्शन और कॉन्सेप्ट में अंतर है, ध्यान रखिएगा। कॉन्सेप्ट तैयार करते, परसेप्शन अपने आप में एक निगेटिव शब्द है ना। परसेप्शन पॉजिटिव दरअसल होता नहीं है, बहुत मतलब रेयर केस में हो सकता है लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ये तो कॉन्सेप्ट लेकर के चलते हैं। जो कॉन्सेप्चुअल जो थिंकर होंगे उनके पास उनका जो बेस होगा वह कॉन्सेप्ट होता है। कहता है कि उनके मन में पहले से एक विचार बना होता है और वे नई जानकारी को सहज ही स्वीकार नहीं करते हैं। जैसे आपके मन में पहले से ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है तो आपको कोई भी व्यक्ति आकर के उसके बारे में बताएगा तो आप आसानी से उसको स्वीकार नहीं कीजिएगा, पहले आप उसको जांचिएगा, परखिएगा, तब स्वीकार कीजिएगा। तो कॉन्सेप्चुअल थिंकर का अपना एक अलग आइडिया होता है। क्रिएटिव थिंकर आते हैं। क्रिएटिव थिंकर जो चौथे नंबर पे, क्रिएटिव थिंकर का मतलब ये लोग क्रिएटिव वे में, ठीक है, किसी चीज़ को प्रैक्टिकली मतलब काम करें। क्रिएटिव थिंकर और प्रैक्टिकल थिंकर के बीच बहुत समानुभूति है, यानी बहुत चीज़ें जो है ना समान है, इक्वल मात्रा में है ना। तो जो क्रिएटिव थिंकर होता है ना वो टू प्ले विथ इंफॉर्मेशन बोला गया है, यानी वह सूचनाओं के साथ खेलते हैं। जैसे इतिहासकार इतिहास के साथ खेलते हैं उसी तरीके से क्रिएटिव थिंकर जो है ना इंफॉर्मेशन के साथ, फैक्ट के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ खेलने लगते हैं, मज़ा लेते हैं, तर्क के साथ वो लोग बात करते हैं, ठीक है। और यदि प्रैक्टिकल थिंकर की बात की जाए तो कह रहा है कि सदैव तथ्यात्मक जानकारी, ठीक है, प्रैक्टिकल थिंकर जो होता है उसको प्रयोगशाला में इस्टेब्लिश करते हैं और उसको फैक्चुअल नॉलेज की तलाश में हमेशा रहते हैं। उसके बाद कहता है अपना कार्य करने के लिए सबसे सरल और कारगर उपाय का शोध करना। प्रैक्टिकल जो लोग होते हैं ना वो बहुत इजी, किसी काम को करने के लिए बहुत इजी वे को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, बहुत आसान चीज़ को, बहुत आसान तरीक़ा से इसको किया जा सके। तो यह 4 प्रकार के थिंकरों में इस तरीके का अंतर होता है। मेरे ख्याल से यह भी क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग बात करते हैं एक लास्ट जो कि बहुत वीवीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे उससे सवाल पूछे जाते हैं, उसको एक बार देख लिया जाए, उसके बाद इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। अगला जो है जिससे हमेशा सवाल पूछा जाता है वह है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। हिंदी में बोलते हैं रचनावादी दृष्टिकोण। क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव 2 शब्दों से बना है, कंस्ट्रक्ट प्लस विस्ट। जैसे एक्टिविस्ट, एक्टिव प्लस इस्ट, ठीक, मार्क्सिस्ट, मार्क्स प्लस इस्ट, नेशनलिस्ट, नेशनल प्लस इस्ट, ठीक। उसी तरीके से यहाँ पे 2 शब्द हिंदी में समझो, रचनावादी, यानी जो नए चीज़ों को क्रिएटिव वे में रचता हो अपने अलग ढंग से, ठीक है, जो किसी चीज़ को बनाता हो। मतलब यह सकारात्मक शब्द है, नकारात्मक शब्द नहीं है। नकारात्मक शब्द क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव, यानी कि जो किसी चीज़ को बर्बाद करता हो। निगेटिव शब्द है, बर्बाद करने के लिए सोचता हो, कोई काम करता हो। यहाँ पर किसी चीज़ को बनाने के लिए, तो टीचर क्या करेंगे? कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के साथ काम करते हैं। तो इस अप्रोच में 5 बिंदु हैं जिसको 5E थ्योरी के नाम से जाना जाता है। 5E थ्योरी, ठीक है। कम्युनिकेशन पढ़ाया था हमने, 7 C's पढ़ाया था आपको, ठीक है। यहाँ पर है 5E थ्योरी। E 5E का क्या मतलब होता है? पहला E जो है, दूसरा E जो है, तीसरा जो E है, चौथा जो E है,
दिख रहा है, पांचवा जो ई है, ठीक है। इन सब का क्या मतलब होता है, पहले ई का क्या अर्थ है उसको देख लेते हैं। पहले ई का संबंध इनका है इंगेज से। इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इसको लिख लो, इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन एंड मेरे ख्याल से एक इलाबोरेट एंड इवैल्यूएट। मैं जब आपको बता रहा था 5E थ्योरी के बारे में, तो हमने बताया कि ई जो है वह 5 चीज़ों के लिए एग्जिस्ट करता है। पहले ई का मतलब होता है इंगेज, दूसरे का मतलब होता है एक्सप्लोर, तीसरे का मतलब एक्सप्लेन, चौथे का मतलब इलाबोरेट, पांचवे का मतलब इवैल्यूएट। क्या इसका अर्थ हो सकता है? इंगेज का मतलब क्या होता है, 5E थ्योरी के अंतर्गत टीचर 5E थ्योरी इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि जिसको पढ़ा रहे हैं, जिस बच्चे को, जिस लर्नर को, वह उनके साथ पूरी तरीके से इंगेज रहे, उनके साथ सम्मिलित रहे उस पढ़ाई में, उस पढ़ाई को सीख सके, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव लिसनिंग की प्रक्रिया में रहे। तो इंगेज जो शब्द है ना, वह बताता है कि उसमें आप किसी को सीखने के लिए मोटिवेट करते हो कि आप मेरे साथ इंगेज रहो। आप जैसे अभी पढ़ाई करो तो आप इंगेज नहीं रहोगे हमारे साथ, कहीं और इंगेज रहोगे, किसी दूसरे फ़ोन में, किसी दूसरे लैपटॉप में, तो आप सीख नहीं पाएंगे। तो जो कंस्ट्रक्टिविस्ट जो अप्रोच है, जो रचनावादी अप्रोच है, उसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है इंगेज। आपको सबसे पहले इंगेज रहना पड़ेगा। जैसे आप इंगेजमेंट करते हो ना, जो शादी से पहले होता है, इंगेज रहने के लिए, ठीक है, कि एक दूसरे में इंगेज रहो, इधर उधर अब नहीं देखना है ना, नहीं देखना है, आप समझ रहे होगे क्या नहीं देखना है, ठीक है। तो इंगेज जो है ना, इंगेज वह रचनावादी दृष्टिकोण का, रचनावादी अप्रोच का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है 5E थ्योरी का। दूसरे नंबर पे बात करें तो इसमें एक्सप्लोर करने के लिए किसी चीज़ को सिखाया जाता है, ठीक है। एक्सप्लोर करना क्या होता है, देखो, एक्सप्लोर करना और एक्सप्लेन करना और इलाबोरेट करना, तीनों में अंतर है। एक्सप्लोर करने का मतलब उसको पूरी तरीके से हम लोग पहले समझते हैं चीज़ों को, उसके हर एक आयाम पे, हर एक बिंदु पे फोकस करते हैं, अपने आप को अपने अंदर एक्सप्लोर करते हैं। एक्सप्लेन हम लोग किसी के सामने करते हैं, एक्सप्लोर अपने अंदर करते हैं। समझ में आ रही बात? हिंदी में इसको बोलते हैं अन्वेंशन, ठीक है, और इसको बोलते हैं संलग्न, इसको बोलते हैं अन्वेंशन। इसमें बताया गया कि इसके अंतर्गत सीखने के लिए सभी इंद्रियों का उपयोग, सामूहिक भावना एवं कॉमन एक्सपीरियंस विकसित होना आता है, ठीक है। एक्सप्लोर करने के अंतर्गत हम लोग सिखाते हैं अपने सामने लर्नर को कि तुम्हारे अंदर जो इंद्रियां हैं, जो ज्ञानेंद्रियां हैं, उसका कैसे प्रयोग किया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा उसका इस्तेमाल करो, ज़्यादा से ज़्यादा सीख सको। तो चीज़ों को एक्सप्लोर करो पहले, ठीक, उसको सिखाते हैं। अन्वेंशन का क्या मतलब होता है, शोध जो बोलते हैं ना, अन्वेंशन का मतलब खोज, किसी चीज़ का किसी चीज़ में प्रयोग करना, ठीक है, वह हम लोग इस प्रक्रिया के अंतर्गत सिखाते हैं। एक्सप्लेन में क्या करते हैं कि अब आपने नॉलेज को एक्सप्लोर तो कर लिया, अब आपको एक्सप्लेन करने आना चाहिए किसी के सामने, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं व्याख्या करना, ठीक है। इसमें में होता क्या कि आप किसी के साथ बैठ कर डिबेट कर रहे हैं, तो डिबेट करने से पहले आपने क्या किया था, नॉलेज को पूरा एक्सप्लोर कर लिया था, पूरा छान मारा था आपने, ठीक। अब आप किसी के साथ डिबेट में बैठ गए तो वहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप एक्सप्लेन करेंगे उस चीज़ को। आप समझ रहे हैं, धीरे धीरे स्टेज है, पहले इंगेज हुए, फिर उसको एक्सप्लोर किए नॉलेज को, फिर किसी के सामने एक्सप्लेन किए। डिबेट में हो सकता है, भाषण में हो सकता है, कहीं पे भी उसको एक्सप्लेन करेंगे। चौथे नंबर पे कहता है कि इलाबोरेट करना। इलाबोरेट का मतलब क्या है कि कहीं से आपने नॉलेज प्राप्त किया और कहीं पर आपने इस्तेमाल किया। यह जो सीखने की प्रक्रिया है, ये जो सिखाने की प्रक्रिया है, ठीक है। तो इलाबोरेट करना एक टीचर अपने बच्चों को सिखाता है, अपने स्टूडेंट को सिखाता है, ताकि वो एक अच्छा शिक्षार्थी बन सके, एक वयस्क शिक्षार्थी बन सके, ठीक है। तो इलाबोरेट एक वैसी प्रक्रिया है जिसमें आप किसी एक नॉलेज को कहीं से आपने सीखा था और उसको कहीं पर आपने सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल कर लिया। तो इलाबोरेट करने की जो प्रक्रिया है वो बहुत बाद में आती है। खूब पढ़ोगे मज़े से तो वो चीज़ें बहुत पहले भी डेवलप हो सकती है, आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं इलाबोरेट करना। लास्ट का बात जो है इवैल्यूएट करना, यानी कि आपने क्या किया, इंगेज कर लिया, उसको एक्सप्लोर कर लिया, उसको एक्सप्लेन कर दिया, फिर आपने इलाबोरेट कर दिया, और फिर आप अब इवैल्यूएट कर रहे हैं, उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, यानी कि आपने क्या किया उसका मूल्यांकन करेंगे आप।
मूल्यांकन का क्या मतलब होता है? जांच करना बेसिकली। लास्ट में हम लोग जैसे एग्जाम देते हैं किसके लिए? मूल्यांकन के लिए। तो शिक्षक हमारा मूल्यांकन करते हैं। तो 5 थ्योरी क्या है, एक लाइन में बोले। पहली बात, टीचर के साथ इंगेज होना, किसी नॉलेज को सीखने के लिए आप उसमें संलग्न होइए, इंगेज होइए, उसके बाद नॉलेज को एक्सप्लोर कीजिए, छान मारिए, उसके बाद किसी के सामने एक्सप्लेन कीजिए, और जब आपने एक्सप्लेन कर दिया तो फिर आपको एक्सप्लोर करना सिखाया जाता है, इलाबोरेट करना सिखाया जाता है। और इलाबोरेट का मतलब क्या होता है? एक नॉलेज को दूसरे जगह पे उसका प्रयोग करना सिखाया जाना, वह प्रक्रिया इलाबोरेशन की प्रक्रिया है। ठीक है। उसके बाद लास्ट की प्रक्रिया इवैल्यूएशन की प्रक्रिया, जिसको हमने आपको समझाया कि उसको मूल्यांकन कैसे करते हैं। तो मेरे ख्याल से आज की जो चीज़ें थी, यह टॉपिक हमारा खत्म हुआ। दूसरा बिंदु, लेक्चर तो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि यदि आप इस लेक्चर को बहुत आराम से देखोगे, बहुत मज़े के साथ देखे होंगे, रोक रोक करके ऐसे भी देखोगे तो बोरिंग तो नहीं लगना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें नई निकल करके आई होंगी आपके जहन में, और आप अपना इवैल्यूएशन कीजिए। आप इस चैप्टर को पढ़ें तो इस चैप्टर से आने वाले सवाल को बनाइए। आपको बन पाता है, यदि 70, 80, 90% बन पाता है तो आप समझो कि ठीक स्थिति में हो, आप बहुत अच्छी स्थिति में हो, आप JRF कर लोगे, है ना। JRF कर लोगे, नेट वगैरह के बारे में सोचना ही बंद कर दो, है ना। तो यह देखिएगा, आप खुद से पढ़िएगा, और उसके बाद मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसा लग रहा है हमारे साथ जुड़ करके, क्या आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है, किसी तरीके की कोई कमी हो, कोई ज़्यादती हो तो आप उसे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से। और किसी तरीके की कोई भी समस्या होगी तो आप मुझे मेल के माध्यम से भी आप मुझसे पर्सनली संपर्क कर सकते हैं किसी भी समस्या के समाधान के लिए। ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना एवं अपनों का ख्याल रखिए। जिनसे प्यार करते हैं, जिनसे कुछ भी नहीं करते, मतलब नफरत का भाव तो मत ही रखिए, उन सभी का ख्याल रखिए, और सबसे पहले अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन मी। बाय बाय, टेक केयर।